एक वक्त था जब बिहार पूरे विश्व को ज्ञान देता था। सोने की चिड़िया भारत था तो उस चिड़िया को ज्ञान देने वाला बिहार था। बिहार में कई महापुरुष हुए, यहाँ तक भगवान बुद्ध को भी ज्ञान बोध गया से ही प्राप्त हुआ था। भगवान महावीर, आर्यभट्ट, चाणक्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिंह और कर्पूरी ठाकुर सब बिहार से हुए। किसी वक्त बिहार को ज्ञान के भंडार के नाम से जाना जाता था और आज वही बिहार बेरोजगारी, माइग्रेशन और जंगल राज के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि जिस बिहार का डंका पूरे विश्व में बजता था, आज वही बिहार अपनी पहचान बनाने में लगा है, यानी अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा है। जिस बिहार में कल तक विदेशों से बच्चे पढ़ने के लिए आते थे, आज उसी बिहार के बच्चे पढ़ने के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े बड़े शहरों में जाते हैं और वहाँ उन्हें बिहारी कहकर ट्रोल किया जाता है। यह जानने के लिए ना आपको चलना पड़ेगा हजारों साल पहले, जब बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की शुरुआत हुई थी। इस विद्यालय में पूरे एशिया को ज्ञान मिलता था। इसमें 300 से अधिक कमरे थे, 7 बड़े हॉल, 9 मंजिला पुस्तकालय, जिसमें 3 लाख से ज़्यादा किताबें थी। लेकिन 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया। उस वक्त इमारत के साथ साथ बच्चों का भविष्य भी अंधकार की ओर बढ़ने लगा, जिसका बड़ा असर शिक्षा पर पड़ा। बिहार से पहले बड़े बड़े राजनेता निकले, लेकिन आज़ादी के बाद देश नए नए विकास के रास्तों पर बढ़ रहा था। उस वक्त बिहार पॉलिसी का शिकार हो गया। प्लानिंग कमीशन के फोकस एरिया से बिहार सबसे पीछे छूट गया। एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स अधूरे रह गए। जो लैंड रिफॉर्म्स होने चाहिए थे, जो अन्य स्टेट में हुए, वो यहाँ हुए ही नहीं। जमींदारी तो खत्म जरूर हुई, लेकिन नए जमींदार पॉलिटिकल लीडर्स बन गए। और 2000 में झारखंड अलग हुआ तो बिहार अपने इंडस्ट्रियल बेस बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद इंडस्ट्री से भी वंचित हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार पीछे रहा, यानी एक किसान अपने खेत में गन्ना तो उगाता था, लेकिन उसे बेचे जाने के लिए रेल और सड़क नहीं थे। यानी मेहनत भी है, जमीन भी है, किसान भी है, लेकिन बाजार तक पहुंच नहीं है। यही है बिहार। फिर जेपी आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसमें बिहार राजनीति का एपी सेंटर बना। पटना यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी के कैंपस प्रोटेस्ट ग्राउंड बन गए। जेपी ने कहा था कि यह आंदोलन इंदिरा गांधी के खिलाफ नहीं, पूरी व्यवस्था के खिलाफ है, सिस्टम के खिलाफ है। लेकिन इस आंदोलन ने इंदिरा गांधी की कुर्सी हिला दी थी और इसी आंदोलन से लालू यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे नए चेहरे निकले और जब ये चेहरे सत्ता में आए तो उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए। यानी उसी सिस्टम का ये लोग हिस्सा बन गए। सोशल जस्टिस के नाम पर कास्ट एसोसिएशन आई, लेकिन डेवलपमेंट नहीं आया, इंडस्ट्री नहीं आई। 70 के दशक में स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने यूथ को जगाया, लेकिन 80 का दशक आते आते वही स्टूडेंट पॉलिटिक्स गन्स और गुंडागर्दी में बदल गई। कुछ लोग कहते हैं कि एक समय था जब स्टूडेंट पढ़ाई पर डिबेट करते थे, कंपटीशन लड़ते थे और 10 साल बाद वही स्टूडेंट कट्टा लेकर एग्जाम हॉल में चले जाते थे। वहाँ एग्जामिनर को धमकाते थे। किस बदमाश के पास कौन सा हथियार है, किस नेता के पास कौन सा हथियार है, ये बच्चों को पहले ही पता चल जाता था और यहीं से बिहार क्राइम की तरफ बढ़ने लगा। फिर आया 1990 का दौर, जब लोगों ने जंगल राज का वो रूप देखा बिहार में जिसकी आप और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, आईटी सेक्टर खुल रहे थे, उस वक्त बिहार अलग कहानी लिख रहा था। लोगों ने तो बिहार को किडनैपिंग कैपिटल तक कहना शुरू कर दिया था। बिजनेसमैन हो, स्कूल प्रिंसिपल हो, व्यापारी, इंजीनियर, डॉक्टर, किसी का भी किसी वक्त अपहरण कर लिया जाता था। हत्या, लूट, अपहरण, मारपीट आम बात हो गई थी। हफ्ता तो इतना था कि दुकानदार की सारी कमाई चली जाती थी। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि अगर समोसे का जो रेट है वो 1 रुपया है, तो हफ्ता 2 रुपया हुआ करता था। थोड़ा बहुत कारोबार बचा था तो उसे माफिया और पॉलिटिशियन मिलकर चला रहे थे और सब कुछ खुल्लम खुल्ला चल रहा था। सिवान के शहाबुद्दीन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसका नाम सुनकर लोग कांप जाया करते थे। कहते हैं कि उसके इलाके में पुलिस भी बिना परमिशन के नहीं जाती थी। और जब माफियाओं का राज होता है तो इसका असर शिक्षा पर पड़ता है।
स्कूल चलते थे, बंद होते थे, कॉलेज में बच्चे पढ़ने के लिए आते थे लेकिन पढ़ते नहीं थे। प्रिंसिपल डर के मारे बच्चों को कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि उन्हें भी डर लगता था कि बाहर जाकर ये बच्चे कहीं उन्हें ही ना पीट दे। एग्जाम हॉल में स्टूडेंट डंडे लेकर घुसते थे। यूनिवर्सिटी का रिजल्ट 4-4 साल बाद आता था। एडमिशन के लिए सिफारिश चाहिए होती थी। यहाँ तक कि स्कूल यूनिवर्सिटी का हॉस्टल भी एक समय गुंडों का अड्डा बन गया था। पॉलिटिकल पार्टियों ने स्टूडेंट्स को बांट दिया, एक एक कर गुट बना दिया उनका, अपने अपने पाले में एक एक गुट को शामिल कर लिया। कास्ट के नाम पर लड़ना, गोली चलाना आम बात हो गई थी। उस वक्त स्टूडेंट के करियर का फॉर्मूला एकदम सिंपल था। पहला, या तो पॉलिटिक्स में जाओ, दूसरा या तो माइग्रेशन करो यानी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता पढ़ाई के लिए जाओ, और तीसरा सरकारी नौकरी के सपने देखो जो कभी पूरा ही नहीं होता था। माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजने लगे, यानी एक समय जब विदेशों से बच्चे ज्ञान लेने के लिए बिहार आते थे, आज वहीं के बच्चे ज्ञान लेने के लिए बिहार छोड़ने लगे। 90 के दशक ने बच्चों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। आज अगर कोई बिहार का बच्चा पढ़ लिख कर कुछ बनता है तो अपने दम पर बनता है, क्योंकि सिस्टम ने तो उसका हाथ 1990 में ही छोड़ दिया था। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर का रिजर्वेशन मॉडल आया जो आज भी डिबेट में है, गूगल पर आपको मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लालू सीएम बने, राबड़ी सीएम बनी। लालू ने बैकवर्ड क्लास को आवाज़ तो दी लेकिन डेवलपमेंट नहीं दिया। नीतीश ने रोड, स्कूल, ड्रेस, बिजली, सुशासन दिया। उसके बाद इधर उधर पलटने में इतना बिजी हो गए कि डेवलपमेंट पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि ज़्यादा ध्यान तो उन्होंने अपनी कुर्सी पर दिया। इसलिए बिहार के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ नेता में टैलेंट तो है लेकिन लॉन्ग टर्म विजन की कमी है। वोटरों पर ध्यान देने के लिए आंखें तो है लेकिन विकास करने के लिए सोच नहीं है। इसलिए बिहार में विकास नहीं होता। और धीरे धीरे सच भी हुआ जब लालू चारा घोटाला में जेल गए। क्राइम में बिहार बढ़ता गया और विकास में पिछड़ता गया। रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, सड़क, हर चीज में बिहार पिछड़ता गया। पुल बने भी और भ्रष्टाचार के कारण टूटे भी और जांच का विषय बनकर रह भी गया। अब ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार हमेशा पिछड़ता रहेगा? बिहार से IAS, डॉक्टर, इंजीनियर सब यहीं से निकलते हैं लेकिन यहाँ रहते नहीं हैं। बिहार टूरिज्म में शुमार है लेकिन मार्केटिंग में जीरो। मिथिला की पेंटिंग काफ़ी फेमस है लेकिन एक्सपोर्ट वीक है। बिहार में फल तो है लेकिन एक्सपोर्ट काफ़ी वीक है। इस वक्त बिहार को नया इकोनॉमी मॉडल की ज़रूरत है जहां डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्रियल क्लस्टर हो, एगो प्रोसेसिंग हब हो, यूथ स्किल प्रोग्राम हो, बॉर्डर ट्रेड फैसिलिटेशन हो। लेकिन ये कब होगा और कौन लाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तो नमस्कार। आपसे अपील है कि इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सही लोगों तक सही जानकारी पहुंच जाए।